नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं गोपाल वसीटा आज लेकर के आया हूँ आपके सामने राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने जो अगली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था राजस्थान का सामान्य परिचय। उसमें राजस्थान की अक्षांश, देशांतरीय विस्तार, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, टोटल उसकी बॉर्डर कितनी है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो मुख्य रूप से राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाग। तो देखिए, अगर हम राजस्थान के भौतिक विभागों की अगर बात करें तो ध्यान रखना आप कि सबसे पहले जो इन्होंने जो बांटा था वो थे वीसी मिश्रा। ध्यान रखना, राजस्थान को सबसे पहले भौतिक विभागों में बांटने वाले जो विद्वान थे वे थे वीसी मिश्रा। और इन्होंने जो है वह उसको राजस्थान को 7 भौतिक विभागों में बांटा था। और इन्होंने जो है वह नहरी क्षेत्र के आधार पर जो है वो उन्होंने जो है वो राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को बांटा था। अब देखिए, अब हम बात करें आज प्रेजेंट की, अगर हम बात करें तो राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखना। यानी कि आज की अगर हम बात करें तो राजस्थान को मुख्य रूप से जो है वह 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए, नंबर फर्स्ट महान मरुस्थल, नंबर 2 अरावली पर्वतमाला, नंबर 3 मैदानी प्रदेश, या इसको पूर्वी मैदानी प्रदेश भी हम कहते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो है पठारी प्रदेश, या इसी को हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। तो देखिए, महान मरुस्थल या इसी को बोलते हैं हम थार का मरुस्थल, फिर उसके बाद में दूसरा जो है वह है अरावली पर्वतमाला, तीसरा जो है वह है मैदानी प्रदेश, और चौथा जो है वो पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार हम अगर पढ़े तो। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ी सी इसकी और जानकारी हम प्राप्त कर लें। यानी कि राजस्थान को जो है वो प्रमुख भौतिक विभागों में 4 मुख्य रूप से बांटा गया है। सबसे पहले वीसी मिश्रा ने बांटा था, ये ध्यान रखना। और वीसी मिश्रा ने जो है वो उसको 7 भागों में जो है वो डिवाइड किया था। अब देखिए, राजस्थान की आज प्रेजेंट की अगर हम बात करें राजस्थान के अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो देखिए, एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके सामने। ये देखिए, राजस्थान को जो है मुख्य रूप से, तो देखिए अरावली पर्वत जो है वो इसको बराबर 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, तो एक तरफ जो है ये है हमारा थार का मरुस्थल। ठीक है, फिर देखिए ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है वह है हमारा अरावली प्रदेश। और उसके बाद में अगर हम मैदानी भाग की बात करें तो कहीं पर जो है घग्गर का मैदान है, कहीं पर जो है वो पूर्वी भाग का मैदान है, और पूर्वी भाग में भी बात करें हम तो बाणगंगा का है, फिर उसके बाद में जो है वह बनास बेसिन है, फिर उसके बाद में जो है वह चंबल बेसिन है, तो माही बेसिन है ना, तो माही बेसिन, फिर उसके बाद में है चंबल बेसिन, मतलब मैदान की बात करें तो, है ना, चंबल बेसिन, घग्गर का मैदान, मतलब घग्गर का जो है वो भी एक मैदान तो नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में जो है वो सरस्वती नदी जो है वो बहती थी, तो आज प्रेजेंट में जो है उसकी जगह पर घग्गर नदी जो है वो आई हुई है। ठीक है,
तो देखिए ये मैदान, और फिर उसके बाद में जो है वह हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती, हाड़ौती मुख्य रूप से ध्यान रखना कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन इलाकों में जो है वह ये आया हुआ है। तो ठीक है, मुख्य रूप से जो है वह राजस्थान के भौतिक विभागों की बात करें तो उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। थार का मरुस्थल, दूसरा जो है वह अरावली प्रदेश, तीसरा जो है वह पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा जो है वह हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं। अभी एक एक को हम डिवाइड करेंगे हम। तो देखिए अभी जो हम बात करेंगे नंबर फर्स्ट, उसको अपन पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारा जो थार का जो मरुस्थल है, तो इसको थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त कर ले। देखिए जो राजस्थान का पश्चिम वाला जो भाग है, जहां पर ये अरावली पर्वत इस तरीके से जो है वो बनी हुई है, ये है अरावली। ठीक है, राजस्थान का ये पश्चिमी जो भाग बना हुआ है और ये है अरावली पर्वतमाला। तो अब इसको एक एक को डायग्राम के माध्यम से हम, ये है अरावली। ठीक है, और इसी को अरावली को ध्यान रखना 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के नाम से हम जानते हैं, और यही है हमारे भारत की महान जल विभाजक रेखा। तो ध्यान रखना 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा या भारत की महान जल विभाजक रेखा जो है वह है हमारी अरावली पर्वतमाला ही है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे ये पता करें कि ये थार का मरुस्थल जो है वो किसका एक अवशेष माना गया है। तो देखिए अगर हम इसके अवशेष की बात करें तो ये है टैथिज सागर का अवशेष। टैथिज सागर का अवशेष है। ठीक है, ये टैथिज सागर का जो है वह अवशेष जो है ये बना हुआ है। अगर फिर इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वह अवसादी चट्टानों का जमाव, अवसादी चट्टानों का भी जो है वो इसमें यहाँ पर जमाव है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो हमको जीवाश्म खनिज भी मिलते हैं, बहुत सारे हमको जीवाश्म खनिज भी मिलते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए पेट्रोल, कोयला, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक गैस। तो जीवाश्म जो है वो खनिज भी हमको जो है वो इस राजस्थान के पश्चिम के भाग के अंदर जो है वो हमको बहुत सारे देखने को मिलते हैं और हमें प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण कि यहाँ पर जो है वह मछलियों के अवशेष, मछलियों के अवशेष जो मिले हैं वो ध्यान रखना राजस्थान के कुलधरा गांव जो कि जैसलमेर में है। यानी कि राजस्थान के इस पश्चिम के मरुस्थल के अंदर हमको जो है वो मछलियों के अवशेष भी जो है वो हमको प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि पहले ये किसी जमाने में यह समुद्र रहा हुआ होगा। और फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वह जुरेसिक काल के जो है वो प्राकृतिक वनस्पति भी मिली है हमको। जुरेसिक काल की वनस्पति भी जो है वो हमको मिली है। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा गुड़ आकल जो फॉसिल पार्क बना हुआ है, ठीक है ना, आकल गांव के अंदर जो जैसलमेर के अंदर है। तो वहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पुरानी जो है वो हमको जो है वो लकड़ियों के जो है वो अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि वहाँ उस जमाने में जो है वह किसी समय यहाँ पर यह हरा भरा क्षेत्र रहा हुआ होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ सामान्य जानकारी थी कि किसका अवशेष है ये। तो टैथिस सागर का जो है यह मुख्य रूप से अवशेष है। ठीक है, अब देखिए अब इसकी अगर हम उत्पत्ति की अगर बात करें तो उत्पत्ति जो है यानी कि इस जो थार का ये मरुस्थल है इसकी
उत्पत्ति जो है वो नियोजोक महाकाल, नियोजोक जो महाकल्प, जो नियोजोक महाकल्प है उसके प्लीस्टोसिन युग, प्लीस्टोसिन युग के अंदर जो है वो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि हमारा जो थार का जो मरुस्थल है वो नियोजोक जो है वो महाकल्प, उसके अंदर जो है वह प्लीस्टोसिन जो युग है उसके अंदर जो है वो थार के मरुस्थल का जो है वो हम मानते हैं, क्या इसकी उत्पत्ति हम मानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यही थार के मरुस्थल की हम बात करें, अब बात करते हैं कि इसका विस्तार है ना, ये इसका विस्तार जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में जो है वो फैला हुआ है। तो अगर हम बात करें कि भारत के अंदर, भारत और इधर जो है वह है पाकिस्तान, ठीक है, तो ध्यान रखना भारत के अंदर जो है कुल थार के मरुस्थल का 62%, 62% जो है वह हमारे भारत के अंदर है और 38% जो है वो थार का मरुस्थल वह पाकिस्तान के अंदर स्थित है। मतलब कुल थार के मरुस्थल का 62% भाग जो है वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो मौजूद है इसका, और 38%, 33% जो है वह पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ये। ठीक है, और उसमें भी मुख्य रूप से जो है वो हमारे राजस्थान में है। तो देखिए अब भारत, हम बात करें भारत की, तो भारत के अंदर जो है वो राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर ध्यान रखना जो थार का जो मरुस्थल है वह 61.11% भाग पर जो है वो फैला हुआ है। यानी कि भारत की अगर हम बात करें टोटल थार के मरुस्थल की, तो थार का जो मरुस्थल है मुख्य रूप से जो है वह पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फैला हुआ है। भारत के अंदर जो है इसकी जो कुल जो इसका एरिया है 62% जो है वह हमारे भारत में है और 38% जो है वो रेगिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, और उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 61.11% जो है वह हमारे राजस्थान में पड़ता है। फिर कुछ भाग इसका पंजाब, हरियाणा और कुछ भाग जो है वो गुजरात में भी पड़ता है। तो जो वो पड़ने वाला जो भाग है मतलब हरियाणा, पंजाब और गुजरात में, तो 0.89% पार्ट जो है वह हरियाणा, गुजरात और जो है वह पंजाब में जो है वो पड़ता है। फिर देखिए, फिर इसके अगर हम बात करें टेम्परेचर की, है ना, कि हमारे यहाँ पर जो है वह थार के मरुस्थल के अंदर जो है वह तापमान जो है वो कितना रहता है। ठीक है, तो अगर तापमान की बात करें हम, तो तापमान यहाँ पर बहुत ही उच्च रहता है, करीब करीब तो यहाँ पर -3 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो तापमान जो है वो इंडिकेट किया गया है। यानी कि थार के मरुस्थल का जो तापमान की अगर हम बात करें तो थार के मरुस्थल में जो तापमान है -3 डिग्री से लगाकर 49 डिग्री तक जो है वह इंडिकेट किया गया है। और अगर वर्षा की अगर हम बात करें तो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक जो है वो इसमें बारिश होती है। तापमान -3 डिग्री से लगाकर 49 डिग्री तक जो है वो इसमें टेम्परेचर रहता है और उसके बाद में वर्षा जो है वह 25 सेंटीमीटर से लगाकर 50 सेंटीमीटर तक जो है वो इसमें बारिश होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसका जो विस्तार में और हम बात करें इसकी, तो इसकी जैसे लंबाई और इसकी चौड़ाई, तो इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई जो है टोटल, है ना, मतलब उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसकी 640 किलोमीटर। थार के मरुस्थल की उत्तर से जो अगर पूर्व पश्चिम की अगर हम बात करें तो टोटल जो इसकी लंबाई जो है वह कितनी है 640, और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो 300 किलोमीटर तक जो है यह हमारा रेगिस्तान चौड़ाई में जो है यह फैला हुआ है। ठीक है, और देखिए अगर इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें कि कितने क्षेत्रफल पर जो है वो आया हुआ है पूर्ण मरुस्थल, तो ये ध्यान रखना 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पूर्ण मरुस्थल
पूर्ण मरुस्थल जो है वह आया हुआ है, यानी कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर जो है यह पूर्ण मरुस्थल जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर जो है यह आया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए अगर हम इसके औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई जो है इसकी 200 से लगाकर 300 मीटर तक जो है वो इसकी हमें ऊंचाई मिलती है। यानी कि हमारा जो थार का मरुस्थल है इसकी जो ऊंचाई हमको मिलती है वह 200 से लगाकर 300 मीटर तक जो है वो हम इसकी ऊंचाई हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए अब इसकी और अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि थार के मरुस्थल को जो है वो विभिन्न अलग अलग बहुत से भागों में भी जो है वो हम देख सकते हैं इसको। फिर हम अगर बात करें कि यहाँ पर जनसंख्या, ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 40% जनसंख्या हमारे थार के मरुस्थल में रहती है। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ का घनत्व कितना है तो 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाला हमारा ये रेगिस्तान है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु वनस्पतियाँ भी जो है वो हमको मिलती हैं। 40% इसमें जनसंख्या रहती है और 103 जो है वह इसका घनत्व जो है वो पाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए फिर अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से जो जिले हैं तो कितने जिले आते हैं, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मुख्य रूप से 12 जिलों को रेगिस्तान माना है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जो है वो राजस्थान के 12 जिलों में जो है वह रेगिस्तान को माना है। तो ठीक है ना, तो जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर उधर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है ना, तो इन जिलों को जो है वो इन्होंने क्या माना है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 12 जिलों को जो है वह रेगिस्तान माना है। ठीक है, फिर देखिए फिर अगर हम इसके ढाल की बात करें, है ना, कि इसका ये जो ढाल है तो इसका ढाल की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना इसका ढाल जो है ढलान तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये इसका ढाल है, ध्यान रखना। यानी कि हमारे मरुस्थल का जो ढाल है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो है वो इसका ढाल है। ठीक है, तो ढाल अगर ये इस साइड में है मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो देखिए लूणी नदी जो बहती है वह इसी ढाल के अनुरूप बहती है। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका कि इस थार के मरुस्थल का ढाल अगर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, तो वो है लूणी नदी। तो लूणी नदी देखिए यहाँ पर बहती है और फिर वो जो है वो कच्छ के रण में जो है वो विलीन हो जाती है, तो ढाल के अनुरूप जो है वो बहती है। ठीक है, अब देखिए फिर देखिए अगर हम बात करें कि इस भाग को, ठीक है ना, कि थार के जो मरुस्थल है हमारा, उस थार के मरुस्थल को जो है वह अलग अलग भागों में जो है वो बांटा गया है। तो अलग अलग भागों की अगर हम बात करें तो देखिए इसके मुख्य रूप से जो है वह 2 भाग किए गए हैं। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला जो भाग है, जो अगर फर्स्ट वाले की इधर वाले की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना ये रेतीला मरुस्थल, ये है हमारा रेतीला मरुस्थल, पहला वाला जो भाग को जो बांटा गया है। और ये जो लाइन जा रही है ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो ये रेतीला मैदान, इसी को महान मरुस्थल बोलते हैं। और इधर वाला जो भाग है ये है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। सेकंड नंबर वाला जो भाग है ये है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो देखिए मुख्य रूप से जो है वो रेगिस्तान को 2 भागों में जो है वो बांटा गया है। एक है रेतीला पश्चिमी मैदान और दूसरा जो है वह अर्ध शुष्क जो है वो मैदान। ठीक है, और यहाँ पर जो है रेतीले इस मैदान में वर्षा जो होती है, वर्षा की अगर हम बात करें तो 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर से
कम वर्षा होती है। ठीक है, यानी कि जो मरुस्थल का जो भाग है वो मरुस्थल के भाग में जो है वह कितने 25 सेंटीमीटर, जो महान मरुस्थल है उसमें जो 25 सेंटीमीटर से भी जो है वो कम जो है वो वर्षा होती है। और इसको भी जो है वो वापिस दो भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखना। यानी कि जो रेतीला जो महान मरुस्थल है उस महान मरुस्थल को जो है वह दो भागों में जो है वो बांटा गया है। तो देखिए, एक है बालू का स्तूप युक्त, और नंबर 2 बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो दो क्षेत्र हो गए, यानी कि एक है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और दूसरा जो है वह है बालू का मुक्त स्तूप क्षेत्र। तो देखिए, जो बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र है वह क्षेत्र जो है उसका जो है परसेंटेज है वह है 58.5%। ठीक है, 58.5% जो है यह भाग आया हुआ है, और ये वाला जो भाग है 41.5% भाग पर जो है यह फैला हुआ है। यानी कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का मुक्त जो है वह स्तूप क्षेत्र, तो दो प्रकार के जो है वो क्षेत्र जो है वो यहाँ पर हम देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए बालू का युक्त हो गया। अब देखिए फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये जैसलमेर, जोधपुर, और मुख्य रूप से जो है यह बाड़मेर के अंदर जो है यह फैला हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें बालू का स्तूपों की, तो देखिए आपने नाम सुने होंगे बरखान। बरखान बहुत ही रेत के अंदर जो है वो महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। तो रेत के अंदर जो है वह इस तरीके से जो है एक आकृति बनती है। ठीक है, तो इस ये क्या है, रेत के अर्धचंद्राकार टीले। बरखान किसे कहते हैं, तो रेत के जो अर्धचंद्राकार जो टीले होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। ठीक है, तो बरखान कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहां पर बालू का युक्त, यानी कि उस एरिया पर जो है हमको बालू का युक्त जो है वो मिलते हैं। ठीक है, और एक एरिया ऐसा है जहां पर बालू का मुक्त, तो वो पथरीला होता है, वो उसको कहते हैं बालू का मुक्त एरिया। और एक जो प्रकार के हमको बनते हैं वो पैराबैलिक है ना, मतलब एक स्तूप जो बनते हैं वो बनते हैं पैराबैलिक। पैराबैलिक, तो ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक जो स्तूपों की जो हमको मात्रा मिलती है वह पैराबैलिक जो है वो स्तूप हमको देखने को मिलते हैं। ये ध्यान रखना, पैराबैलिक जो है वो स्तूप हमको देखने को मिलते हैं, वो इस एरिया के अंदर जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। ये ध्यान रखना, पैराबैलिक। ठीक है ना, पैराबैलिक ये इस तरीके से बनते हैं, पैराबैलिक। बरखान के विपरीत बनने वाले टीले वो कहलाते हैं पैराबैलिक। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जैसे दोहरे, टिब्बे, टीले, ये सब एक ही बात है ना। और देखिए दरियन, तो ध्यान रखना जैसलमेर में टीलों को स्थानीय भाषा के अंदर जो है वह दरियन कहते हैं। ये ध्यान रखना, जैसलमेर में जो रेत के टीले हैं उनका स्थानीय नाम जो है वह क्या है, दरियन है। ठीक है, तो देखिए बरखान रेत के अर्धचंद्राकार टीले वो कहलाते हैं बरखान। पैराबैलिक जो बरखान के विपरीत बनने वाले जो होते हैं टीले वो कहलाते हैं पैराबैलिक। ठीक है, दोहरे, टिब्बे, टीले ये सब क्या है, रेत के स्तूप ही कहलाते हैं। ठीक है, और दरियन जैसलमेर में रेत के दोहरों को स्थानीय नाम क्या है, दरियन है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इधर वाले इसी एरिया की। हम अगर बात करें तो हम यही बात कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो एक नाम सुना होगा आपने, सीप।
सहारा मरुस्थल के अंदर जो बरखान के टाइप जो बनने वाले जो है, तो बरखान की जो है वो लाइन, उसका जो एक भाग जो है वो बिल्कुल यू आकार टाइप इस तरीके से अर्ध चंद्राकार होता है, लेकिन एक भाग उसका जो है वो थोड़ा सा हुक की तरफ मुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं सीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ वाली बात थी। फिर देखिए अर्ध शुष्क मैदान की अगर हम बात करें तो अर्ध शुष्क मैदान किसके बीच में है, तो वो ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है और 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है उसके बीच का जो एरिया है उस क्षेत्र को अर्ध शुष्क जो है वो मरुस्थल का नाम दिया गया है। ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थल का जो है वो इसको नाम दिया गया है। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर वर्षा जो होती है वह 25 से 50 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पर बारिश होती है। ध्यान रखना अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर राजस्थान की कितनी 25 से लगाकर 50 सेंटीमीटर जो है वो वर्षा जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, ये जो एरिया है उसके अंदर। ठीक है, और फिर देखिए इस मरुस्थल को जो है वो ध्यान रखना अलग अलग वापिस जो है वह 4 भागों के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। तो अगर पहले भाग की अगर हम बात करें तो इधर जो है वह है गग्गर का मैदान। ठीक है, ये देखिए पहला पार्ट जो है वो कौन सा है, मतलब अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी वापस कितने 4 भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला जो है वो इसका गग्गर का मैदान। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो है शेखावाटी क्षेत्र, या इसको बोलते हैं अंतःप्रवाह क्षेत्र। ठीक है, अंतःप्रवाह क्षेत्र। तो पहला गग्गर का मैदान, दूसरा शेखावाटी क्षेत्र या अंतःप्रवाह क्षेत्र। फिर अगर हम तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा जो इसका एरिया जो पड़ता है वह पड़ता है नागौर उच्च भूमि। ठीक है, यानी कि जो इसको तीसरा जो पार्ट में डिवाइड किया गया है वह भाग है इसका नागौर उच्च भूमि। ठीक है, तो नागौर उच्च भूमि को जो है वो इसमें प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, और अगर हम लास्ट की इसकी अगर बात करें तो वह है लास्ट वाला भाग जो है इधर जो पड़ता है लूणी बेसिन, या इसी को बोलते हैं गोड़वार क्षेत्र। लूणी बेसिन या गोड़वार क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए रेतीला मैदान और दूसरा अपन पढ़ रहे हैं अर्ध शुष्क वाला जो है वो मैदान। ठीक है, तो अर्ध शुष्क मैदान को कितने 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 और 4। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए गग्गर का अगर मैदान की अगर हम बात करें गग्गर तो आपको पता ही है जो गग्गर नदी बहती थी पहले, गग्गर नदी जो है वो कालका शिमला के पास से निकलती हैं और वह हरियाणा में आते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर टिब्बी के अंदर जो है वो हमारे राजस्थान में एंटर करती है, और वहाँ पर तलवाड़ा झील का निर्माण करते हुए यह नदी जो है वो अनूपगढ़ और सूरतगढ़ आगे बहती है, और उसके बाद में लास्ट तक जो है यह फोर्ट अब्बास जो कि पाकिस्तान के अंदर है वहाँ तक जो है वो ये नदी जाती थी। और उसके बाद धीरे धीरे पहले भी कहते थे कि वो अरब सागर में गिरती थी किसी ज़माने में सरस्वती नदी, लेकिन आज जो है वो बिल्कुल लुप्त हो गई है वो नदी। ठीक है, फिर देखिए फिर शेखावाटी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको मिलते हैं बहुत सारे जोहड़, सर, हमको क्या मिलते हैं जोहड़, सर, और उसके बाद में यहाँ पर मिलते हैं हमको बीड़। देखिए तो जोहड़ किसे कहते हैं, जो कच्चे कुएं होते हैं, कच्चे जो कुएं होते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को क्या कहते हैं जोहड़ कहते हैं। सर, सर कहते हैं ध्यान रखना
मानसून में अस्थायी तालाब बन जाते हैं कहीं कहीं पर, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में मानसून के समय में अस्थायी जो तालाब बन जाते हैं उनको हम कहते हैं सर। और बीड़ ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं पर हमको घास के मैदान मिलते हैं, कहीं कहीं पर घास के मैदान हमको मिलते हैं, उन घास के मैदानों को बीड़ कहते हैं। एक शब्द है ध्यान रखना, बीहड़। तो बीहड़ जो शब्द है वह चंबल नदी के अंदर जो है उसके आसपास का जो एरिया है, जो अव नलिका अपरदन से ग्रसित है वह नदी, उस नदी में जो है वह हमको मिलते हैं, उस नदी के किनारे पर उस क्षेत्र के अंदर हमको मिलते हैं बीहड़। ठीक है, तो शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर हमको जोहड़, सर और ये बीड़ हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें गोड़वाड़ क्षेत्र की, ठीक है, गोड़वाड़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लूनी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है, तो लूनी नदी मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी बहती है उसके साथ में, लीलड़ी, जोजड़ी, है ना, मीठड़ी, फिर उसके बाद में जवाई, ये बहुत सारी नदियाँ इसके साथ में मिलती है और ये क्षेत्र जो है वो गोड़वाड़ क्षेत्र जो है वो पूरा कहलाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण एक बात अगर हम करें, नागौर उच्च भूमि तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, ध्यान रखना, नागौर उच्च भूमि में सर्वाधिक जो है वो खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें हमको सर्वाधिक मात्रा में मिलती हैं। तो देखिए डेगाना, कुचामन, डेगाना, है ना, डेगाना, कुचामन, डीडवाना, ये सब उसी क्षेत्र में मिलती है। फिर अगर बात करें दूसरी ओर तो ताल छापर है, ठीक है, फिर उसके बाद में जो है सांबर है, तो ये उसी का क्षेत्र जो है वो पड़ता है इसके अंदर। तो नागौर में ध्यान रखना, नागौर में सर्वाधिक जो है वो खारे पानी की झीलें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो अर्ध शुष्क वाला ये हो गया डिवाइड। अगर हम बात करें जो बालू का युक्त और बालू का मुक्त स्तूपों की अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो देखिए बालू का अगर युक्त की अगर हम बात करें ना तो कहीं कहीं पर जो है उसको भी अलग अलग हम 2-3 भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे हम, ये देखिए अगर ये वाला भाग हम कहें, है ना, ये वाला अगर हम भाग देखें, ये वाला जो भाग है ये वाला भाग कहलाता है ईर्ग, या इसी को बोलते हैं अर्ग। और इसका अर्थ ध्यान रखना, इसका अर्थ जो होता है वो होता है संपूर्ण मरुस्थल। अर्ग का मतलब या ईर्ग का मतलब होता है संपूर्ण मरुस्थल। फिर देखिए, फिर अगर हम बात करें कि ये वाला जो एरिया है, कुछ ये वाला जो एरिया है ना, तो ये वाला एरिया कहलाता है अम्मादा। अम्मादा, अब देखिए अम्मादा का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। अम्मादा, अम्मादा का मतलब होता है पथरीला मरुस्थल। अम्मादा का मतलब क्या हुआ, पथरीला जो है वह मरुस्थल होता है, उस भाग को जो है वो हम क्या कहते हैं, अम्मादा कहते हैं। और अगर हम तीसरे भाग की अगर हम बात करें तो वो कहलाता है रेग। वो क्या कहलाता है, रेग कहलाता है। और रेग का मतलब ध्यान रखना, रेग का मतलब है मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल, तो मिश्रित जो मरुस्थल होता है उसको हम कहते हैं रेग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ईर्ग या अर्ग का मतलब क्या होता है, संपूर्ण मरुस्थल जो रेतीला होता है। फिर अम्मादा की अगर हम बात करें, अम्मादा क्या होता है, तो अम्मादा का मतलब होता है ऐसा मरुस्थल जो पथरीला होता है उसको हम अम्मादा कहते हैं। अब रेग का मतलब क्या होता है, रेग का मतलब यह है कि जो मिश्रित, उसमें मिक्स जो है वो सारी चीजें होती है, मतलब पत्थर और रेत और सब शामिल होती है, उसको हम क्या कहेंगे, रेग कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा भी जो है वो यहाँ पर हमको बहुत सारी जो है वह शब्दावलियाँ हमको देखने को मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए खडीन है ना,
रन है, टाट है, ढाढ़ है। तो ये ध्यान रखना, पालीवाल जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा जो की जाने वाली जो खेती थी, तो उसको जो है वो अपन खरीद, और उसके द्वारा जो है अस्थायी जो झीलें बनती है, ठीक है। तो आपने एक नाम सुना होगा प्लाया, महत्वपूर्ण स्थल आकृति है प्लाया। तो ये प्लाया भी जो है वो एक प्रकार की जो है वो खारे पानी की अस्थायी झील है, ठीक है। और अगर हम रन की बात करें या टाट की बात करें, देखिए अगर हम बात करें रन या टाट, तो आपने नाम सुने होंगे बाप, थोब। रन या टाट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, बाप जो है वह है जोधपुर में, थोब जो है वह है बाड़मेर में। फिर उसके बाद आपने नाम सुना होगा पोखरन। तो पोखरन जो है वो कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। तो देखिए बाप, थोब, है ना, पोखरण। तो ये बाप जो है वह जोधपुर के अंदर है ये रण, फिर थोब रण जो है वह बाड़मेर के अंदर है, और पोखरण जो है वह जैसलमेर के अंदर है। तो ये रण है, ठीक है। प्लाया क्या है, तो प्लाया ध्यान रखना अस्थायी जो है वो खारे पानी की झीलों को रेगिस्तान के अंदर हम क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए, फिर अगर रन और उसकी बात करें तो परिहारी एक नाम और है, जैसे परिहारी है ना। तो परिहारी की अगर हम बात करें, परिहारी रन जो है वह है चूरू के अंदर है, ये ध्यान रखना। तो परिहारी जो रन है वह चूरू के अंदर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, और अन्य अगर हम बात करें, एक आपने कभी नाम सुना होगा बाप बोल्डर। बाप बोल्डर क्ले, यानी कि बाप बोल्डर जो क्ले है वो क्या है, तो वो देखिए उसकी अगर हम बात करें तो बाप बोल्डर क्ले, ये ध्यान रखना, इसको हम टीलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीलाइट। और टीलाइट का अर्थ ये होता है कि हिमानी निक्षेप से बनी स्थल आकृतियां, मतलब कुछ चट्टाने भी है, ऐसी चट्टानी टाइप है, बाप बोल्डर जिसको कहते हैं, क्ले। तो इसका अर्थ होता है टीलाइट। तो टीलाइट क्या होते हैं, जो हिमानी निक्षेपण से बनी हुई जो स्थल आकृतियां हैं या चट्टाने हैं, उन चट्टानों को जो है वो हम क्या कहते हैं, टीलाइट कहते हैं। और टीलाइट जो है वो किसका, बाप बोल्डर। तो बाप बोल्डर जो है वह जोधपुर में है, तो भी नाम आया देखो, जैसे बाप। तो ये सर्वाधिक जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, बाप जो है वह रण के अंदर जो है वो इस प्रकार की चट्टाने हमको हिमालय निक्षेपण की देखने को हमको मिलती है, ठीक है। फिर देखिए एक शब्द आपने नाम सुना होगा पीवना। पीवना जो है वो ध्यान रखना, पीवना जो है वो क्या है, एक सांप की जाति है जो क्या करता है, फूंक देकर जहर देता है। पीवना ध्यान रखना एक सांप की एक प्रजाति है जो पीले रंग का होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, फूंक देकर के जो है यह आदमी के अंदर जो है वो जहर छोड़ देता है और उसको मार देता है, ठीक है। फिर देखिए नाम सुना होगा आपने लाठी सीरीज। लाठी सीरीज, ठीक है। तो यह मोहनगढ़ से पोखरण, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में 60 किलोमीटर एक जल पट्टी है। ध्यान रखना, लाठी सीरीज क्या है या जल पट्टी क्या है, तो मोहनगढ़ से पोखरण तक का जो एरिया है उस एरिया में 60 किलोमीटर एक भूगर्भिक जल की पट्टी है। तो भूगर्भिक जल की पट्टी, इसको ध्यान रखना, सरस्वती जो नदी बहती थी उसका अवशेष माना जाता है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। तो इस 60 किलोमीटर की जो एक पट्टी है, सकड़ी जल पट्टी, तो इसी को हम कहते हैं लाठी सीरीज, ठीक है, लाठी सीरीज। और इस पर जो है वह धामण घास, इस पर जो है धामण या सेवण नाम है, बहुत सारी घासें,
धावण घास, सेवण घास जो है वो इस पर मुख्य रूप से मिलती है। और ये सेवण घास जो है वह गोडावण, जो हमारा पक्षी राजस्थान का है गोडावण, ठीक है ना, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसकी जो है वो शरण स्थली है। और इसके अंदर जो है वह बहुत सारे जो है वो गोडावण पक्षी जो है वो प्रजनन क्रिया करते हैं और जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, अगर हम बात करें जैसे कृष्ण मृग के लिए, तो ताल छापर, ठीक है ना, ताल छापर जो है वो कृष्ण मृगों के लिए जो है वह प्रसिद्ध है। तो चिंकारा के लिए जो है वो एक अभी नए अभ्यारण्य की घोषणा की गई है, ध्यान रखना, जो कि झुंझुनू में बनेगा, ठीक है ना। चिंकारा के लिए जो है वो एक अभ्यारण्य की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने, जो बनेगा झुंझुनू के अंदर बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ हमने बातें जो है वह राजस्थान के मरुस्थल के बारे में हमने सुनी, ठीक है, हमने पढ़ा। अब देखिए एक शब्द और रह गया आपके, नखलिस्तान। नखलिस्तान है ना, नखलिस्तान। अब देखिए नखलिस्तान क्या है ना, नखलिस्तान। तो नखलिस्तान ध्यान रखना, मरुस्थल में उद्यान बने हुए हैं कहीं कहीं पर, उन उद्यान को नखलिस्तान कहते हैं। नखलिस्तान किसे कहते हैं? क्या मरुस्थल के अंदर बहुत सारे कहीं कहीं पर जो है वो हमको क्या उद्यान मिलते हैं, मरु उद्यान मिलते हैं, उन उद्यानों को क्या कहेंगे अपन? नखलिस्तान कहते हैं, ठीक है। और एक जानकारी आपको और दे दूं कि लाठी सीरीज जो है इसी के अंदर जो है, इसी का जो एरिया है, इसी के एरिया के अंदर जो है एक थार का गढ़ा जिसका नाम है चांदन नलकूप। और चांदन नलकूप, इसी का ओरिजिनल नाम जो है वह है चौहान। ये ध्यान रखना, इसका ओरिजिनल नाम है चौहान। तो वो भी जो है वो इस लाठी सीरीज पर जो है वो अवस्थित आया हुआ है, ठीक है। तो हमने जो है वो आज राजस्थान के भौतिक विभागों में जो है वह थार के मरुस्थल को विस्तार से पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें इसका अगले भाग को हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।